जय देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने और आपके YouTube चैनल HB रिएक्शन में। सर्वप्रथम मैं भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जहां रहें स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें और भगवान आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। तो आज के वीडियो में मैं आपको आज के जो माहौल चल रहा है इसके बारे में बताता हूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है और आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। तो इस माहौल में मैं भी आज अपने मत का अधिकार प्रयोग करने के लिए अपने परिवार के साथ मतदाता केंद्र में जा रहा हूं, जहां की इलेक्शन सेंटर बनाया गया है सेक्टर 12 के स्कूल में। तो चलो चलते हैं और वहां का नजारा दिखाता हूं और फिर कुछ लोगों से बात करके उनसे जानकारी लेता हूं कि उनका इस इलेक्शन के बारे में क्या मत है। तो चलो चलते हैं। लो जी, ये रहा आदर्श प्राइमरी स्कूल और यहाँ सेंटर है। ये देखो मेला लगा हुआ है। यहाँ नहीं भी होंगे तो 10-12 बूथ बने हुए हैं जिनमें कि सभी जगह के लोग जो हैं वोट डालने आ रहे हैं सभी से। ये पूरे सेक्टर का यही सेंटर है। ये सुरक्षा बल है। ये है जी वोट बने, वो याद वो मिल रहा है मेरे को। ये लो जी वोट दे के आ गए हैं। और रावत जी नमस्कार। नमस्कार। और जी कैसा रहे? बढ़िया। कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। फर्स्ट क्लास। हाँ। क्या चल रहा है आपका? फेवर चल रहा है, हमारा चल रहा है। टन है ना? और बेटा क्या तेरी छुट्टी? सर्विस लगा रखी है तूने? हाँ हाँ चलो। और बाकी सब ठीक है? हाँ, स्वास्थ्य ठीक है? हाँ बढ़िया। चलो अब ये वोट दे के आ गए हैं और यहाँ अभी लोग यहाँ मेले की तरह आ रखे हैं। सेक्टर 12 जो है एक्चुअली इसका पूरे सेक्टर का एक ही स्थान पे वोटिंग पड़ता है और यहाँ नहीं भी होंगे तो 15 बूथ हैं जिनमें कि उनके वोटों का अधिकार के लिए लिस्टें बांटी गई हैं। तो ये एक अच्छी जगह है, सेंटर प्लेस है। ये देखो लोकल नेताओं के कारनामे ये हैं कि इसकी ओर ऐसे पार्कों की ओर कोई ध्यान नहीं है और ये वीराने पड़े हैं और इनके लिए इनके पास समस्या लेके जाओ तो इन समस्याओं के लिए इनके पास सुनने का टाइम नहीं है। तो अगर मोदी जी का नाम लेके वोट दे रही है दुनिया, नहीं तो अगर यहाँ के कैंडिडेट को देखा जाए तो कैंडिडेट को वोट देने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो कि कैंडिडेट के नाम पे वोट दे रहे हैं, अन्यथा सभी के सभी केवल मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं या अपोजिशन के नेताओं को कि जी परिवर्तन चाहिए। क्योंकि जो नेता यहाँ से खड़े हैं नोएडा क्षेत्र से, वह काम करने के लिए कभी भी क्षेत्र में नहीं आते, ना उनके विधायक ही कोई आते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कोई ऐसा कार्यालय भी नहीं बनाया हुआ है कि जहाँ पर हम कंप्लेंट करें और वो इसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई करे। या तो विधायकों से और नेताओं से विनम्र निवेदन है कि आप जब वोट लेने जाते हैं और वादे करते हैं तो उन वादों को आगे निभाने की कोशिश करें और अपने जीतने के बाद भी अपने कार्य क्षेत्रों में अपने छोटे छोटे कार्यालय बना सकें जहां कि लोग अपनी समस्याओं को आप तक पहुंचा सकें। क्योंकि जीतने के बाद आपके पास समय नहीं होता है और आप जो हैं अपने इधर उधर के कार्यों में ही बिजी रहते हैं और लोग जो हैं वो आप लोगों को ढूंढते रह जाते हैं। आपके दर्शन केवल 5 साल बाद ही होते हैं। ये हमारी सोसाइटी में भी ये टेंट जो लगा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे लोग बैठे हुए। ये देखो, ये इलेक्शन के लेकर एक सेंटर यहाँ पे बनाया गया है इसी सोसाइटी के लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन
3500-3600 वोटरों की है। तो उसके आधार पर यहाँ पर भी एक सेंटर बनाया गया और इसमें भी अंदर 3 बूथ बनाए गए हैं जहाँ के लोगों के द्वारा वोट डाले जा रहे हैं यहाँ। लेकिन यहाँ सुबह सुबह लोगों ने वोट डाल दिया और अब एक एक दो दो करके लोग, बहुत कम लोग हैं जो कि वोट देने के लिए रह गए हैं, और या तो वही रह गए जो कि किसी वजह से कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। बाकी हम अपना वोट डालकर वापस घर पे आ चुके हैं। मैंने लोगों से बात करने की कोशिश करी कि भाई ये पहले चरण में वोट क्यों कम पड़े, तो उसमें लोगों ने खुलकर तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जो उसका निचोड़ बताया है मैं उसको आपको आगे बताता हूँ। ये सोसाइटियों में जो बने हुए पोलिंग बूथ हैं उनमें अब लोग, शाम को 4:45 का टाइम हो गया है तो अब लोग निकल रहे हैं। मौसम अब ज़रा ठंडा हो गया है और ऊपर बादल लग गए हैं। दिन में धूप होने की वजह से वोट प्रतिशत यहाँ भी कम था और सुबह के समय में मैक्सिमम लोगों ने वोट डाल दिए, जिसके बाद अब लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। और अब जो कुछ लोग जो कहीं बाहर ऑफिसों से और अपने कामों से आके भी और थोड़ा जब पहले आके और अब वोट डालने के लिए गए हैं, वहाँ लोग बैठे हुए हैं। ये टेंट है, ये क्लब हाउस है जहाँ पर कि पार्टियों के वर्कर्स बैठ के लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये एक पार्टी के ये हैं तो दूसरी और पार्टियों के उस साइड में बैठे हुए हैं। यहाँ बेसिकली 2 ही पार्टियों का है, एक बीजेपी का और दूसरा अपोजिट के हैं में जो गठबंधन के हैं, ये इधर अंदर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से अभी तक वोट की के लिए जो लोग आ रहे थे उनके लिए एक्टिव होकर लोग वर्कर्स काम कर रहे थे, और अब शाम का समय हो चुका है तो अब वे भी रिलैक्स मूड में हैं, क्योंकि यहाँ का वोट प्रतिशत जो है 3 बजे तक का 65% के करीब था। इस सोसाइटी के अंदर के जो पोलिंग स्टेशन है बना हुआ है उसमें, और बाकी के ऐसे ही अन्य सोसाइटियों में भी है। ये सोसाइटियों में एक पोलिंग सेंटर बनाने का एक फ़ायदा यह है कि लोग जो हैं, जो इसी सोसाइटी के लोग हैं, उनको यहाँ वोट डालने के लिए ज़्यादा पैदल चल के आना या गाड़ियों से आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और वह लोग अपने समय के मुताबिक यहाँ वोट डालने आ गए। तो अब मैं आपको जिन लोगों से मैंने बात की थी वो एक कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो कैमरे से हट के उन्होंने जो मुझे बताया, मैंने उसका एक कंक्लूज़न रिपोर्ट तैयार करी और मैं उस रिपोर्ट के आधार पे आपको, दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मैंने कुछ लोगों से जब चुनाव के बारे में बात की और उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि दिनांक 19/4/2024 को जो पहले चरण का चुनाव हुए उस दिन उत्तराखंड में और अन्य राज्यों में वोटों का प्रतिशत कम क्यों रहा, तो उन्होंने मुझे कुछ बिंदुवार निष्कर्ष बताए जिनकी वजह से कि लोगों ने अपने वोटों का अधिक प्रयोग जो है वो नहीं किया, क्योंकि वे कहते हैं कि एक पार्टी है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता था, लेकिन उस पार्टी के जो स्थानीय नेता है जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने हमारे प्रदेश के लिए या क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से कि उन्हें वोट देने का हमारा मन नहीं करता। और मोदी जी को जो वोट हैं वो तो पूरे देश में कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो भी वोट मिलेंगे वो मोदी जी के नाम से मिलेंगे, अन्यथा उनको
जो स्थानीय नेता है उनसे उनको उदासीनता ही हाथ लगी। तो उसके बेस पर मैंने जो उत्तराखंड के जो वोटर थे उनके जो पॉइंट निकाले हैं, उनका यह निष्कर्ष निकाला है, जिनमें कि नेताओं का स्थानीय लोगों के रोजगार की जरूरतों से बेमुखी। उनका कहना यह है कि स्थानीय नेता जो हैं, जो भी सांसद या विधायक यहाँ से चुनने के लिए आते हैं या चुने जाते हैं, वे यहाँ चुनाव तक तो आते हैं, लेकिन उसके बाद जब एक बार चुनाव में जीत जाते हैं तो वे लोग यहाँ अपनी शकल तक नहीं दिखाते, और अगर वो आते भी हैं तो केवल अपने गांव या अपने क्षेत्र के आसपास के इलाके में ही आते हैं और वहीं का ही विकास करने की सोचते हैं। बाकी क्षेत्रों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, और रोजगार के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं कराते, जिसमें कि राज्य के 20-25 साल बने हुए होने के बाद भी वह कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र के जो इलाके हैं वहाँ पर रोजगार के कोई भी विशेष साधन नहीं हो पाए हैं, और साथ ही साथ जो पहले कृषि होती थी वह कृषि और जानवरों का जो पालन पोषण होता था उससे जो रोजगार मिले हुए थे वह भी समाप्त हो गए हैं, और फ्री के नाम पे यहाँ राशन बांटा जा रहा है, और जितने शहरों के जानवर थे या जो जंगली जानवर थे उनकी वजह से हमारी यहाँ फसल बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि जानवरों को मारना या उनको भगाना भी यहाँ कानूनी जुर्म है। तो इसलिए यहाँ इस हालत में हम क्यों वोट दें और किसको वोट दें। दूसरा बिंदु उन्होंने बोला है कि स्थानीय प्रतिनिधि जो है वो है, जो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वो कहते हैं कि क्षेत्र के प्रति उनकी उदासीनता रहती है। वो जीतने के बाद अपने को या तो दिल्ली में चले जाते हैं या देहरादून में बस जाते हैं और वहीं अपनी ज़मीन खरीद कर अपने लिए आलीशान बंगले इत्यादि बना लेते हैं, और उसके बाद जीतने के बाद उनको उनके नियम के मुताबिक पेंशन इत्यादि की सुविधाएं जीवन भर के लिए मिल जाती हैं। उसके बाद उन्हें यहाँ चुनाव नहीं भी लड़ेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी कड़ी में तीसरा है, उनका कहना यही है जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि नेताओं का जीतने के बाद क्षेत्र से एकदम कटाव हो जाता है, जो कि गलत है। चौथा पॉइंट है कि नेताओं का एकमात्र ध्येय जीतना और सुख भोगना है, जैसा कि मैं अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेताओं के प्रति जनता का क्या उदासीनता का भाव है। पांचवा है, रोजगार के साधनों की कमी के कारण लोग अन्यत्र क्षेत्रों के लिए जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, कोटद्वार और अन्य मेरठ इत्यादि शहरों में पलायन कर गए हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी हो जाती है कि परिवार को पालने के लिए उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता है, जिसकी वजह से वे स्कूलों में ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाते। और यही का एक मुख्य कारण है कि जो वहाँ पहले स्कूल बने हुए थे, जो पहले प्राइमरी स्तर के, मिडिल स्तर के और सीनियर सेकेंडरी स्तर के स्कूल थे, वे भी काफ़ी हद तक बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। और यहाँ तक कि पलायन की वजह से कई गांव जो हैं वो भूतिया बन चुके हैं, और वहाँ जो भी रह रहे हैं वो भी केवल बुजुर्ग लोग हैं या छोटे बच्चे ही हैं, या जो कोई मजबूरी का मारा है, जिनको कि अपने क्षेत्र और प्रदेश से प्यार है, वही लोग वहाँ रह रहे हैं। तो एक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि बंजर हो गई है, क्योंकि वहाँ की जो पहले कूल, नहर वगैरह इत्यादि थी, जो पानी के संसाधन थे, वे भी समाप्त हो चुके हैं, और पहले उनकी मरम्मत और देखरेख होती थी तो वह भी समाप्त हो चुकी है। और जो प्रधान या जो अन्य पंचायत के सदस्य होते हैं या जो उसी स्तर के ब्लॉक प्रमुख इत्यादि सदस्य होते हैं, वे भी केवल धन अर्जित साधनों के ऊपर ही ध्यान देते हैं, ना कि बेसिक चीज़ों की ज़रूरतों के लिए, कृषि इत्यादि के लिए या पशुधन को बढ़ाने के लिए इत्यादि के लिए ध्यान देते हैं। एक पॉइंट उनका कहना यह भी है कि मनरेगा का अवा फ्री का जो राशन मिलता है, यह राशन भी नहीं मिलना चाहिए, और ना ही मनरेगा के अधीन कोई ज़्यादा विशेष कार्य होने चाहिए। लोगों को ऐसे संसाधन देने चाहिए, उपलब्ध कराने चाहिए, जिनमें कि आदमी अपनी कृषि को पुनर्जीवित कर सके और जानवरों को बसा सके, जिससे कि वहाँ गांव जो है पुनः आबाद होंगे और जो क्षेत्र का जो विकास होगा। और साथ ही साथ उनकी स्थानीय नेताओं से और
जो जीते हुए विधायक और लोकसभा के सदस्य होते हैं उनसे मांग है कि वे अपने क्षेत्र में जीतने के बाद भी अपने टर्नओवर तक ऐसे ऑफिस खोल के रखें जहां की उनकी समस्याओं को वहां वे दर्ज करा सके और इन नेताओं तक पहुंचा सके, जिससे कि ये नेता लोग अपने वोटरों की तकलीफ़ों को सुन सके और उन समस्याओं को दूर करने में सहयोग कर सके। साथ ही साथ उनका कहना है यह है कि वे लोग वोट तब देंगे या उनके प्रति तब विश्वास व्यक्त करेंगे जब वे लोग हमारे लिए हमारे स्थानीय क्षेत्र में ही रोजगारों का और संसाधनों का उपयोग बढ़ाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों की जो मांग है वो भी जायज़ है और अपने पूर्वजों की ज़मीन को कोई भी छोड़ के नहीं आना चाहता, लेकिन जैसे कि भौगोलिक स्थितियां बनी हुई हैं उनको इस बारे में सोचना तो पड़ेगा ही और उनके लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी उत्तराखंड जो है जो जैसे एक पर्वतीय और सीमांत क्षेत्र प्रदेश है, तो उसकी ज़रूरतें जो हैं वह बहुत अत्यधिक विकसित करने योग्य हैं और उनके लिए सोचने के लिए जो आवश्यकता है, केवल एक 4 धाम मार्ग बनने से या रेलवे लाइन बिछाने से ही उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती, या जिस क्षेत्र से 4 धाम की यात्राएं जाती हैं उस क्षेत्र में तो विकास सही है, लेकिन बाकी क्षेत्र का क्या? बाकी क्षेत्र तो फिर भी अविकसित ही है। विशेषकर पौड़ी, टिहरी, चमोली, ये 3 जिले और उत्तरकाशी, ये 4 जिले ऐसे हैं जिनमें कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसके लोग जो हैं वो अभी भी अपनी सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं और वे जीवन को अपने हमेशा रिस्क में लेकर ही चलते हैं। जहाँ तक पौड़ी की बात है, पौड़ी के मैक्सिमम गांव जो हैं वो पलायित हो चुके हैं और वहाँ की जनता जो है वह शहरों में जाके बस चुकी है और वह उनसे जब शहरों में पूछा जाता है तो वो बोलते हैं ये हमारी मजबूरी है। कोई नहीं चाहता कि हम इन शहरों में 25 मीटर के या 50 मीटर के फ्लैटों में रह के और अपने मेहनत की कमाई को और अपने पूर्वजों की ज़मीन को और अपने पूर्वजों को छोड़कर यहाँ गर्मी में परेशान हो। अगर सरकार सुविधा दे और ज़रूरतें पूरी करे तो हम गांव में जाने के लिए तैयार हैं। तो आप लोगों को इस सब से जानकारी प्राप्त हो गई होगी और साथ ही आपको इससे एहसास हो गया होगा कि उत्तराखंड की मूलभूत समस्याएं क्या हैं और वो ज़रूरतें क्या हैं। अगर उन ज़रूरतों को पूरा किया जाए और सभी गाँवों को सुविधाओं से लेस कर दिया जाए, जैसे कि पहाड़ों में केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो अगर केंद्रीय विद्यालय पहाड़ों में बना दिए जाएं या स्पोर्ट्स स्कूल बना दिए जाए जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तो उससे जो वहाँ की जो बच्चे हैं वे मैदानों की ओर ना आकर वहीं पहाड़ों में पढ़ेंगे और साथ ही मैदानी क्षेत्र के बच्चे भी पहाड़ों में जाएंगे। और ऐसे ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गाँव, खेत और खलिहान और इत्यादि जो अन्य वैसे क्षेत्र हैं उनको विकसित करने के लिए उनको धन की अर्जिता किया जाए और साथ ही साथ उसकी बाउंड्री कर दी जाए, गांव की बाउंड्री कर दी जाए, जिससे कि जंगली जानवरों से उनकी कृषि को बर्बाद होने से बचाया जा सके। साथ ही साथ जैसे नदी नालों पे जो पानी बहता रहता है वहाँ छोटे छोटे डैम बना दिए जाएं और उनसे एक और जहाँ पीने का पानी वहीं कृषि का पानी और साथ ही बिजली के उत्पादन और मत्स्य पालन इत्यादि का फायदा होगा। और साथ में जो मैदानों से लोग पर्यटन जाते हैं उनको वहाँ बोटिंग के लिए इत्यादि के लिए सुविधाएं मिलेंगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे यह जो लोगों से सुझाए गए विचार हैं वह आप तक पहुँच गए होंगे और आप इन पर विचार करेंगे और जो नेता हैं वे भी इस बारे में सोचेंगे कि हाँ उन्हें इसके लिए अपने प्रदेश को चमकाने के लिए और अपने चुनाव क्षेत्र को चमकाने के लिए क्या क्या उपाय करने होंगे। यह तो एक लोगों की चलते हुए लोगों की एक दुख भरी व्यथाएं थी। असल समस्याएं इनके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है जो कि लोगों के द्वारा नेताओं तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि नेता जो हैं वह दोबारा वहां जाते ही नहीं। इसलिए मेरा केंद्रीय चुनाव आयोग से भी निवेदन है कि वे ऐसे नियम बनाएं कि जिसमें कि जैसे
डॉक्टर का चुनाव होता है या किसी चीज़ के लिए चुनाव होता है, तो उसके लिए उनके साथ सरकार के द्वारा नियम बांध दिए जाते हैं कि वह उस क्षेत्र में जाके 5 साल तक या 3 साल तक या अलग अलग समय के लिए अपनी सेवाएं देंगे। ऐसे ही नेता जो हैं वे केवल दिल्ली में या देहरादून में या अन्यत्र क्षेत्रों में अपने सुख नहीं भोगेंगे, बल्कि वे उस क्षेत्र में काम करेंगे। और मेरी तरफ से मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो राजधानी है उत्तराखंड की देहरादून, इसको अस्थायी बनाकर और पूर्ण राजधानी जो है वो गैरसैंण को बनाया जाए, क्योंकि गैरसैंण जो है उसमें मात्र 2 महीने के लिए ही बर्फ़ रहती है। बाकी क्षेत्र में जो है वो पूरे साल भर बर्फ़ हटी हुई रहती है। तो उस क्षेत्र को अगर विकसित किया जाए और उसको अगर सभी क्षेत्रों से विकसित लिंक किया जाए, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से और वायु मार्ग से अगर विकसित कर दिया जाए, तो लोग जोड़ दिया जाए, तो लोगों को अपने आप ही सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। जो कोटद्वार रेलवे स्टेशन है, रामनगर रेलवे स्टेशन है और अन्य जो और रेलवे स्टेशन हैं, उन रेलवे स्टेशनों को आगे पहाड़ों की ओर रेल मार्ग को बढ़ाकर सभी पहाड़ी क्षेत्रों को उस रेलवे मार्ग से जोड़ दिया जाए। तो उससे जो नए रेलवे स्टेशन बनेंगे तो उससे लोगों को नए रोजगार मिलेंगे और उन क्षेत्र के लोगों को आने जाने की भी सुविधा मिलेगी। क्योंकि जैसे पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र है, वहाँ पे कोटद्वार के बाद सीधा पौड़ी में ही बस अड्डा बना है और वो भी 10 साल के बाद अभी जाके बना है, 10 या 20 साल में अभी बना है। जब से राज्य सरकार का गठन हुआ था तब से लेके अब तक वहाँ के बस अड्डे का टोटली काम रुका पड़ा था और वह अभी कुछ ही समय पहले शुरू हुआ है। तो अन्य और बस अड्डे भी बनाए जाएं और साथ ही साथ जो सरकारी बसें रेगुलर रूप से चलाई जाएं, क्योंकि वहाँ जो सर्विसें हैं वह केवल जिप्सी वगैरह इत्यादि की हैं, जो कि मेलों के टाइम पे या शादियों के टाइम पे इधर उधर चली जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती और जो मरीज होते हैं उनको भी अपने इलाज के लिए समय पर सुविधाएं नहीं मिल पाती। आशा है कि आप लोगों को मेरे और लोगों के यह सुझाव पसंद आए होंगे और अगर आपको यह पसंद आए हैं तो आप इनको आगे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। और मेरा नेताओं से और पार्टियों से निवेदन है कि इन समस्याओं पर ध्यान देकर आगे लोगों के कथानुसार कार्रवाई करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय बद्री विशाल, जय हो।